तो IBS 24 जिला चौपाल कल, आज और कल में अब हम अपने अगले मंचस्थ अतिथियों की तरफ आपको लिए चलते हैं। बिलासपुर के इस पड़ाव पर हमने अब तक जितनी भी चर्चा की है विकास के चुनौतियों के बारे में भी है और संतोष जाहिर किया लोगों ने कि इन वर्षों में इस नए प्रदेश में हम जो कर सकते थे हमने काम किए हैं और बहुत सारी दुश्वारियां हमारे रास्ते में आई, लेकिन इसके बावजूद हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ इस मंच के ऊपर मौजूद हैं अभय नारायण राय साहब, उपाध्यक्ष हैं अरपा विकास प्राधिकरण के। नमस्कार, स्वागत है आपका। अजय जी हमारे साथ में, अजय श्रीवास्तव साहब, अध्यक्ष क्रेडाई के। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शेख नजरुद्दीन साहब हैं, सभापति नगर निगम बिलासपुर से। नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रमोद नायक साहब हैं, अध्यक्ष सहकारी बैंक। सर स्वागत है आपका मंच पर। और राजेंद्र शुक्ला साहब हैं, अध्यक्ष मंडी बोर्ड से। नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। अभय जी, अध्यक्ष जो आप अरपा विकास प्राधिकरण के हैं, अरपा का तट, इतना पवित्र माहौल, इस जगह का इतना लंबा इतिहास, इस माहौल को पूरी तरीके से जो आगे बढ़ाता है। एक सवाल बार बार मन में उठता है कि अरपा का वैसा वैभव, वैसा स्वरूप कब होगा जैसा इसका नाम, जैसी इसकी ख्याति है। जो मूल प्रश्न आपने किया कि अरपा का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो बिलासपुर का इतिहास साथ में चलेगा और बिलासपुर का इतिहास पढ़ेंगे तो अरपा का इतिहास साथ में चलेगा। अरपा जीवनदायिनी नदी है। जिस तरह मुख्यमंत्री जी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सोचते हैं कि व्यक्तिपरक विकास हो, एक जब छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति का विकास होगा तो छत्तीसगढ़ का विकास अपने आप हो जाएगा, उसी तरह यदि अरपा का विकास होगा तो बिलासपुर का विकास दिखेगा। अरपा को लेकर जो योजना बनाई गई है, मैं थोड़ा सा समय लेते हुए आपको बताना चाहूँगा कि अरपा तट संवर्धन 100 करोड़ की योजना है, जो अरपा के दोनों तट पे सड़क का निर्माण किया जा रहा है, हरियाली की व्यवस्था की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अरपा में 2 बैराज बनाए जा रहे हैं, 50-50 करोड़ की लागत से, 100 करोड़ की लागत से 2 बैराज बनाए जा रहे हैं, शिव घाट बैराज और पजरी घाट बैराज। वो दोनों बैराज बनाने का जो उद्देश्य है कि यहाँ पर पानी भरा रहे, अरपा में साल भर जैसा पानी दिखता था वो पुनः दिखे। और उससे भी महत्वपूर्ण काम हुआ है कि जो इस शहर के 68 नाले हैं, जो कोनी से लेकर देवरी खुर्द तक 68 नालों का पानी जो अरपा में जाता है, उन नालों के पानी निकासी के लिए उस तट पर अलग से नाले की व्यवस्था की जा रही है कि नालों का पानी उसमें जाएगा, वो नदी के अंदर नहीं जाएगा और सीधे जो सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट बना है चिल्हाटी में, वहाँ जाके वो गिरेगा। बिलासपुर में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले बैरिस्टर छेदीलाल, राम गोपाल तिवारी, न जाने कितने नाम आपको गिना सकता हूँ। बिलासपुर में साहित्यकारों में मैं कितने नाम गिना सकता हूँ। बिलासपुर में पत्रकारिता के कितने नाम गिना सकता हूँ। कल भी समृद्धशाली था, आज भी समृद्धशाली है और कल और समृद्धशाली होगा। मैं इसलिए आपके शीर्षक को बधाई देता हूं कि ये बिलासपुर हमार बिलासपुर और बढ़ता बिलासपुर निश्चित रूप से अपनी यात्रा पूरी करेगा। जहां न्याय है, संस्कार है, वहां अपने आप में परिपूर्णता है। एक बार जोरदार तालियां जो आपके विचार हैं इनके लिए भी। आप सुन रहे होंगे अजय जी, हम चर्चा कर रहे थे बिलासपुर के एक तरह से निर्माण की। हर शहर इन 22 वर्षों में प्रदेश की यात्रा में अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा मजबूत कर रहा है। अब तक की यात्रा बिलासपुर की आप कैसी पाते हैं? प्रगति के ऊपर है, ये तो दिख रहा है, लेकिन पर्याप्त है? देखिए, जहाँ तक बिलासपुर का सवाल है, निरंतर प्रगति तो हो रही है और प्रगति का एक बहुत बड़ा नियम होता है योजना। और बिलासपुर को यदि हम देखते हैं तो बिलासपुर 3 भागों में बटा हुआ है। एक रेल लाइन है, एक अरपा रिवर है, तो रेल लाइन और अरपा के बीच का बिलासपुर, अरपा पार बिलासपुर और रेल लाइन के इधर का बिलासपुर। अब इसकी योजना कैसी तैयार हो कि ये पूरा बिलासपुर एक साथ मिल सके, इसके लिए यातायात की क्या व्यवस्था हो, क्योंकि आज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या यातायात की समस्या, ट्रैफिक की समस्या आती जा रही है। हम कोई भी रैली निकाल रहे हैं तो लोगों को तकलीफ़ हो रही है, हम कोई भी जुलूस निकाल रहे हैं तो लोग परेशान हो रहे हैं। मुझे लगता है बिलासपुर यदि अपनी पुरानी अवस्था में देखा जाएगा तो बिलासपुर का एक बहुत समृद्धशाली
इतिहास रहा है कि हम लोग बैठकर समस्याओं का समाधान करते आए हैं। वो किसी भी दल के लोग हों, एक साथ बैठकर हम बिलासपुर के बारे में बात करते हैं, फिर अपने दल के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है वही परंपरा फिर से लाने की ज़रूरत है कि यदि कोई समस्या है तो वो हमारी है और उसका समाधान भी हमें ही ढूंढना होगा। शेख नजरुद्दीन साहब हैं, सभापति हैं नगर निगम बिलासपुर के। नगर निगम बिलासपुर के लिहाज से जो काम हमने बीड़ा जो हमने उठाया था, इसमें चाहे सीवेज लाइन हो, चाहे तमाम चीज़ें हों, इसमें मैं पुनः कहूँगा कि इस शहर की हरी भरी फिज़ा को हम आधुनिक बना सकें और स्मार्ट बना सकें। इसके लिए जो काम हो रहे थे उनकी रफ्तार को आप कैसा पाते हैं? सबसे पहले मैं आईबीसी चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद सर। जो इतना अच्छा मंच शहर वालों को दिया और विकास की चर्चा के लिए आज यहाँ हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है। आपका जो जिला चौपाल और उसका जो शीर्षक है कल, आज और कल, निश्चित तौर पे कल आज मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ कि बिलासपुर में विकास हुआ। बिलासपुर जो कल था वो आज नहीं है, और आज नहीं है लेकिन कल जरूर हम सबके सामूहिक प्रयास से शहर का विकास होगा। लेकिन इस तरीके से आज चूँकि प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ 22 साल हो चुके हैं, और 22 साल के अंदर में बिलासपुर जो नगर निगम है पूरी अपनी जवानी पे है। लेकिन इस जवानी को पहले किसी का बहुत पहले नज़र लग चुका, जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। पैसा तो बहुत आया लेकिन डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा है। वो पैसा कहाँ गया? उसी रोड को खोदा गया, उसी रोड को बनाया गया, बार बार रिपीट, बार बार उसी नाली को खोदा गया, फिर बार बार उसी नाली को बनाया गया, उसको भी रिपीट बार बार किया गया। निश्चित तौर पे इसमें जिसके पहले जो नगरीय प्रशासन मंत्री थे बहुत पैसा लेके आए बिलासपुर के लिए, लेकिन वो पैसा कहाँ गया, कहाँ लगा, वो समझ नहीं आया है। नगर निगम के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, कमर्शियल जगह थी, जिसको हम मल्टीपर्पज़ कोई स्टोर कॉम्प्लेक्स बना के, दुकान में बना के, कॉलोनी डेवलपमेंट करके नगर निगम का जो आय का स्रोत बढ़ाना था वो हम बढ़ा नहीं पाया। प्रमोद नायक साहब हैं, अध्यक्ष हैं सहकारी बैंक के, और सहकार आजकल प्रगति का आधार बन रहा है और ये लोगों को एम्पावरमेंट करने की दिशा में, सशक्त करने की दिशा में बहुत काम कर रहा है। प्रमोद जी से मेरा सवाल है, ये जो कल आजकल की थीम है, इसमें कल से लेकर आज तक की बिलासपुर की यात्रा, इसमें आपका अपना योगदान, आपके अपने सेक्टर का योगदान आप कितना पाते हैं? छत्तीसगढ़ में अभी हम धान खरीदी का समय चल रहा है और पहले की तुलना में अभी जो किसानों को जो सुविधाएं मिलती हैं लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। 725 नए समितियां बनाए, सभी जगह उन्होंने उस समितियों के माध्यम से धान उपार्जन केंद्र भी की संख्या बढ़ा दिए। तो इससे निश्चित रूप से एक सोच लोगों का जो कृषि के क्षेत्र में था वो बदलाव आया है। आज शहर में रहने वाले लोग भी जो अपने खेती बाड़ी को छोड़ चुके थे वो भी अब जा रहे हैं, और गांव में जो उनका जो खेती, छत्तीसगढ़ में एक परंपरा है कि खेती को जो शहर में रहते हैं, दूसरा जो चाहे नौकरी पेशे में हो चाहे व्यवसाय कर रहे हों, ये ठेके में दे देते थे। लेकिन अब वो स्वयं जाकर अब वो खेती की ओर ध्यान दे रहे हैं और उसको खेती को अपना एक माध्यम भी बना रहे हैं जी। इससे निश्चित रूप से जो आने वाली पीढ़ी है वो इसमें इसका रुझान बढ़ रहा है, और इसका रुझान बढ़ने के साथ साथ अब उनको चाहे वो धान की खेती नहीं, चाहे वो सब्जी का हो, अन्य फसल का हो, वनोपज हो, सारे जगहों पर इनका जब समर्थन मूल्य सरकार से जो मिलना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो इसका रुझान भी बढ़ता है। इससे एक जब किसान की जेब में पैसा आएगा तो वो पैसा वो अन्य जगहों पर खर्च करेंगे, तो वो उससे निश्चित रूप से जो शहर में भी विकास उसी माध्यम से आगे बढ़ता है। राजेंद्र शुक्ला जी, हम पूरे जिले की विकास यात्रा की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष मंडी बोर्ड के नाते भी और बिलासपुर वासी होने के नाते भी आपके लिहाज से क्या बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में? सरकार अच्छी मंशा से काम कर रही है, किसान आपका साथ दे रहे हैं, बाजार अनुकूल बताया जाता है जैसा हम दावों में सुनते हैं, क्या फिर चैलेंज है आने वाले वक्त का? देखिए, सबसे पहले तो जानदार परिचर्चा के लिए शानदार मंच देने के लिए पुनीत जी और आईबीसी की पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद सर, ये आप लोगों की वजह से कामयाब। जोरदार तालियां आप सभी के लिए, बिलासपुर वासियों के लिए। बिलासपुर
कल, आज और कल में आप जो चर्चा कर रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आदरणीय मीर साहब बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध बिल्कुल, कवि। बिल्कुल। इनका एक सुपरहिट कविता है, नंदा जाही कार्य नंदा जाही। ये पिछले 15 सालों पहले हमने इनसे यहीं त्रिपुरा में भी आए थे हमारे, तो हमने सुना था। तो हमको लगता था कि कुछ चीज़ें नंदा रही, कुछ चीज़ें छत्तीसगढ़ से गायब हो रही हैं। इनकी गीत में वो दर्द था और वो महसूस करा देते थे अपनी कविता से। तो मुझे लगता है कि सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल जी ने इनकी कविता को पकड़ा, या वो खुद छत्तीसगढ़िया बेटे हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में जितनी चीज़ें नंदा रही थी उस चीज़ों को उन्होंने फिर से जीवित किया है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। 15 साल की सरकार ने इन चीज़ों को नहीं सोचा। विकास केवल ईंट पत्थर से नहीं होता, विकास संस्कृति का, थोड़ा सा माइक पास कर लें सर। हाँ, तो इन सारी चीज़ों का मैं समझता हूँ अभी जो 4 साल में विकास हो रहा है इस प्रदेश में और इस जिले में, ये पिछले 15 साल में हम लोगों ने नहीं देखा। पिछले 15 साल में हमको लगता था कि हमारा शहर कहीं ना कहीं से उपेक्षित हो रहा है, चाहे वो राजनीति का हो या और कोई षड्यंत्र। पर अभी पिछले 4 साल से जिस सहिष्णुता से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर को अपना प्यार दिया है, उससे लगता है कि बिलासपुर नगर निगम और बिलासपुर जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी एक विकास का नया दौर बना है और विश्वास का नया दौर बना है। इससे पहले मंडी का पैसा कहाँ जाता था पता नहीं चलता था। अब मंडी का पैसा उन्हीं किसानों के घर और गांव में लग रहा है, सड़कें बन रही, पुल पुलिया बन रही। इससे पहले मंडी का पैसा या तो नया रायपुर में लग जाता था या कहाँ लगता था पता नहीं, जबकि वो किसान का पैसा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों को भी समझ रहे हैं, मजदूरों को भी समझ रहे हैं, और मैं कहता हूँ व्यापारी को भी समझ रहे हैं। पिछले बार जो कस्टम मिलिंग होती थी धान की 40 रुपये कुंटल, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 120 रुपये कुंटल कर दिया। मैंने इतनी लंबी ऊंची सोच हमारी मुख्यमंत्री जी की, और उसका असर देखिए कि अगर 120 रुपये उन्होंने दिया, उसके बदले में सारे मंडी में जो धान संग्रहण केंद्र में धान थे उस खरीदी केंद्रों में पूरा धान मिलर्स ने उठा लिया, और पिछले साल कहीं सूखत नहीं हुआ, माने हमारा नुकसान नहीं हो। तो हमारे मुख्यमंत्री जी व्यापारी भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी किसान भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ की कला को भी जानते हैं। तो इन सब को अगर जोड़ के देखें तो अब छत्तीसगढ़ एक सही जिस उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश बना था उस उद्देश्य की ओर अब बढ़ रहा है। बीस 24 जिला चौपाल कल, आज और कल। अब बारी है स्थानीय विधायक महोदय को सुनने की। हमारे साथ में शैलेश पांडे जी हैं, एक ऐसे जनप्रतिनिधि सरकार के साथ कदमताल करते हुए वो बिलासपुर को कल से लेके आज और आने वाले कल में कहां देखना चाहते हैं, इस पर बातचीत सीधे हम शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसी जगह रही है जो पहले राजधानी हुआ करती थी, अब न्यायधानी, संस्कारधानी का एक बड़ा ही मजबूत केंद्र है। लेकिन क्या जो ये डिजर्व करता है इलाका, वो आज अपने आप को वैसा दिखा पा रहा है, बना पा रहा है? वो शहर बहुत ही लोकप्रिय शहर माना जाता है, सुंदर शहर माना जाता है, जिस शहर के बीचों बीच कोई नदी निकलती है। जी। मतलब लोग नदी देखने के लिए बहुत दूर जाते हैं, बाहर जाते हैं, और ये इतना भाग्यशाली शहर है कि इसमें शहर के भीतर से नदी निकल के जाती है। ये एक बड़ी प्रॉपर्टी थी हमारी बिलासपुर की, थी पहचान। कई चीजें हैं हमारे यहाँ, रेलवे का जोन है, जोन बड़ी बात होती है जी। कितनी हमारा एनटीपीसी है, SCCL है, हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है, और भी यूनिवर्सिटियां हैं। और कल्चर यहाँ का, हाई कोर्ट कितनी बड़ी जगह है, हाई कोर्ट जिस शहर का हो वो शहर वैसे भी देश में बड़ा माना जाता है। तो ये सभी बातें होने के बाद भी जो डेवलपमेंट था शहर का, वैसा डेवलपमेंट नहीं किया गया जैसा पब्लिक चाहती थी। ये जितनी बड़ी चीजें हैं यहाँ पर जो मिली हैं, तो क्या कमी, आप राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी मानते हैं, प्लानिंग का अभाव मानते हैं, या एग्जीक्यूशन में दिक्कत गई, क्या हुआ है एक्चुअली जो अब नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत जो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है और शहर को विकास करना एक अलग बात होती है। तो हम शहर के लोगों के हिसाब से अगर शहर का विकास करें, व्यक्तिगत ना सोचे, तो शहर ज्यादा अच्छा सुंदर बनता है। छोटी सी बात है, जब इतनी बड़ी नदी यहां से जा रही है, रोज 8 करोड़ लीटर पानी शहर से निकलना है नीचे से, पूरा शहर बोर से पानी पीता है,
तो पानी तभी पी पाएगा जब नीचे ग्राउंड लेवल वाटर जाएगा। होगा। हम्म, उस तरफ आप नदी को भी संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, इधर आप भूजल गर्भ जल में जो जल है उसको भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भविष्य तो अंधकार में हो जाएगा ना हमारे बिलासपुर के सभी लोगों का, जबकि नदी शहर के भीतर थी। और उसके बाद फिर गंदा पानी जो वेस्टेज है उसकी योजना आपने बनाई और पूरे शहर को खोद दिया। मतलब जो बिलासपुर की पहचान हुआ करता, ये बड़ी बड़ी चीजें जो बिलासपुर की पहचान हुआ करती थी, ये पहचान ना होकर बिलासपुर के एक बहुत ही बदनुमा सा नाम मिला, खोदापुर जैसा नाम बिल्कुल ठीक मिला। आप कह रहे हैं। तो क्यों मिला? क्यों आपने ठीक से काम नहीं किया? क्यों आप इतनी बड़ी योजना को लाए और उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाए? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं माननीय न्यायालय जो उच्च न्यायालय है, कितना कंजेशन होता था सर ब्रिज को लेकर, ब्रिज ही नहीं बनाते थे, ब्रिज बनने नहीं दिया। जबकि रायपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से रायगढ़, रायगढ़ से अंबिकापुर या कोरबा, इसको जोड़ने के लिए इतना बड़ा ब्रिज है हमारे पास, उसको बनाना ही नहीं था, बनने नहीं दिए। 9 साल में ब्रिज बनाते थे सर। देखिए, चाहे उसलापुर का ब्रिज हो, चाहे इधर तिफरा का ब्रिज हो, 9 साल में बने थे। हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने बैराज बनाए। सबसे पहला काम किया कि जल को संरक्षित करना है। दूसरी चीज है अरपा को सुंदर बनाना है। अरपा के दोनों तरफ रोड होनी चाहिए, 4 लेन होनी चाहिए, गार्डन होने चाहिए। तो ये करीब करीब 400-500 करोड़ की योजना बनी और उस योजना बनाने का टेंडर हुए और उस पर काम किया जा रहा है। ये 2 वर्ष कोरोना के बीच में निकले, इसके कारण थोड़ा सा काम डिले हुआ, लेकिन उस दिशा में काम हो रहा है। आज नहीं तो अगले साल तक जो है वो काफी दोनों बैराज बन जाएंगे हमारे। लेकिन काम शुरू ही नहीं किया, ऐसा तो नहीं था, काम तो शुरू होगा। अब सीवेज की क्या स्थिति है? क्या अब आप पाते हैं, क्योंकि पहले ये भी कहा गया कि इतना गलत काम हुआ है कि उसको सुधारने पे फिर वर्षों लग जाएंगे? सीवरेज परियोजना सुधरेगी नहीं। सीवरेज परियोजना फेल परियोजना है और सीवरेज परियोजना में जो काम हुआ है उसमें 234 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई है। आउट ऑफ 153 किलोमीटर 6 इंच का पाइप डाला गया है। सीवरेज परियोजना जो है उसकी एक उच्च स्तरीय जांच होगी आगे चल के और इसमें कार्रवाइयां भी होंगी, क्योंकि सीवरेज परियोजना में जो है वो उसकी हाइड्रोलिक टेस्टिंग ही नहीं हो सकी। पाइपलाइन जो बिछाई गई है वो पाइपलाइन से पानी जा ही नहीं रहा है वहां पर। तो कहने का मतलब है कि वो योजना जो है, उस योजना को कोई नहीं ठीक कर सकता है। वो योजना बंद ही होगी और उस योजना की जांच होगी। अरपा में गंदा पानी जाता था, बिल्कुल, यही अरपा सवाल के था दोनों मेरा। तरफ जो है नाले बनाने पड़े। आज 70 करोड़ रुपए की जरूरत थी हमको, आपके पास ही पैसा था, आपके पास भी सरकार थी, आपने क्यों नहीं दिया? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी से हमारे जो सभापति जी जो बता रहे थे बातों को, कि दोनों तरफ जो चीजें हैं उसको नाले बनाए जा रहे हैं। पूरे शहर से 8 करोड़ लीटर पानी निकलता है वेस्ट में, वो वेस्ट पानी कहाँ जाएगा? उसके लिए दोनों तरफ नाले चाहिए। वो नाला कहाँ जाएगा? वो एसटीपी में जाएगा। एसटीपी में जाके उसको हम वो करेंगे और उसके बाद उसको जो एनटीपीसी है वो लेगी या कौन लेगा वो अलग बात हो गई है। सारी चीजें हो चुकी, लेकिन तो अभी इस मंच पर आप क्या बोलेंगे? अरपा का वो सुंदर स्वरूप जैसा आप बता रहे हैं, उसके लिए आपने फेजेस सोचे हैं या पूरा काम एक साथ सोचा है? 23 में, फिर 24 में चुनाव हैं, फिर बहुत सारी आचार संहिता की बाध्यताएं होंगी, क्या टाइम बाउंड आपने सेट मैं किया? समझता हूं कि अरपा के जो 2 काम है, दो विभागों के काम है। एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है और एक अर्बन मिनिस्ट्री का काम है, जो स्मार्ट सिटी से। दोनों काम प्रोग्रेस में है, हमारी सरकार कर रही है। तो वापस वैसा शहर हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की और वापस अरपा को वैसा ही सुंदर हम लोग बनाएंगे। हमारी एक बात जो हम सबके सेशन को कंक्लूड करते हुए अगर निकालें, सबने कहा कि ये एजुकेशन हब बन रहा है, मेडिकल सेंटर बन रहा है, लेकिन ट्रॉमा सेंटर का अभाव है। एजुकेशन हब बन रहा है लेकिन बच्चे बाहर ना जाएं, टैलेंट फ्लो ना हो, इसकी व्यवस्था आपको करनी है। एक प्रतिनिधि होने के नाते आपको लगता है बिलासपुर में उन क्षमताओं में काम हो रहा है? डॉक्टर साहब के बारे में मैं सुन रहा था, वो जो कह रहे थे, उन्होंने कहा, आपने उनसे पूछा था कि जो ग्रामीण सेंटर्स हैं जो वो रेफर सेंटर होते जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम ग्रामीण सेंटरों में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे हैं लेकिन हम मैन पावर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये काम सरकार का सोचने का होना चाहिए ना। हमारी सरकार ने सोचा, आज 4 से 5 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में खोले गए हैं। हम 4 मेडिकल कॉलेज अगले 2 वर्ष में और खोलने वाले हैं। मैन पावर जो पहले हुआ करता था, डॉक्टरों की जो अवेलेबिलिटी होती थी, जो हम मैन पावर बनाते थे छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों का, वो आज पहले के सालों से डबल हो गया है। अब ये बच्चे जैसे ही बाहर पास आउट होंगे तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की सरकार लगातार डॉक्टरों की भर्ती करती जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो जितने भी पीएससीज हमारे हैं,
या CSCs हमारे हैं, तो CSCs PSCs में हम 30 बेडेड हॉस्पिटल बनाते जा रहे हैं। हम वहाँ पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स देते जा रहे हैं और लगातार जो हमारे मैन पावर है उसको भी हमारा जैसे ही पास आउट होंगे, हम डॉक्टरों की भर्तियाँ चली रही हैं, टेक्नीशियन भी लगातार काम कर रहे हैं। तो आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में मैं समझता हूँ कि बिलासपुर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अग्रणी होगा। तो आने वाले 2 से 3 वर्षों में बिलासपुर जो है वो कैंसर की बीमारी के लिए सबसे बड़ा सेंटर बनाया जाएगा। तो हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में काम हो रहा है। बिलासपुर को संवारने और बिलासपुर की पहचान, संस्कृति और धरोहर को बचाने में, और बाकी बचा हुआ काम हमारा जो है साफ सफाई का है, रोड डेवलपमेंट का है, ब्रिज का इतना बड़ा हमने काम किया। त्रिपुरा में आज देखिए इतना बड़ा ब्रिज बन गया है। 3 साल में उनसे दुगना बड़ा ब्रिज हम लोगों ने बना के दिखाया हमारी सरकार ने। इसलिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं अपनी टीम की तरफ से आपको देता हूं और आपके तमाम जनप्रतिनिधियों ने, विभाग प्रमुखों ने अपनी बात बहुत डिटेल में रखी है, समस्याओं पर खुलकर बात की है। आपको शुभकामनाएं। और आपने जिस बात का जिक्र किया कि प्रैक्टिकल काम करने में आप बिलीव करते हैं, किसी इंजन में नहीं, विजन के साथ आप करने की कोशिश करते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। तो IBC 24 जिला चौपाल को आप देख रहे थे, सुन रहे थे। इसमें विधायक महोदय को सुनकर 3 बातें स्पष्ट हैं कि आने वाले वक्त की समस्याओं पर विधायक जी लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। ये हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने लक्ष्यों में जिले को उस ऊंचाई पर ले जाएं जिस वैभव का, जिस स्थान का ये शहर, ये जिला हकदार है। बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। आप रहिए सर मंच के ऊपर। मैं IBC 24 टीम की तरफ से आपको आज की स्मृति से जोड़ने के लिए परिवेश वात्स्यायन सर हमारे साथ में यहाँ आए हुए हैं रायपुर से। विशेष तौर पर IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर सर को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सर प्लीज़ मंच के ऊपर आप आएँ, स्मृति चिन्ह प्रदान करें ताकि आज जो इतना बहुमूल्य वक्त विधायक जी ने हमें दिया है। आप सभी की तालियां मैं चाहता हूं, आप सभी आदरणीय जनों की। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, शुक्रिया समय देने के लिए।